हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल KKHD 2016 पर, जहाँ पर हम आपको 9th क्लास की साइंस फिजिक्स का सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ा रहे थे। वहाँ पर हमने आप इस चैप्टर के कुछ एक पार्ट कवर कर लिए थे। तो आज हम उससे अगला पार्ट कवर करेंगे। जो आज का पार्ट है वो जो हमारा पिछला पार्ट रह गया था, उसके दो टॉपिक रह गए थे। एक तो है इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इट्स एग्जांपल, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एंड एग्जांपल, एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो आज हम 3 टॉपिक कवर करेंगे, जहाँ पर हम आपको इनके एग्जांपल के थ्रू वो टॉपिक कराएंगे। तो चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। तो जो आज का पहला टॉपिक है वो है इनर्शिया ऑफ मोशन। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो आज की वीडियो में पहले पढ़ेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन होता क्या है कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय विच अ बॉडी रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट। जिसका मतलब है कि किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज ना करना चाहे। मतलब जो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है। जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, व्हेन अ बस सडनली स्टॉप्स, जब कोई बस है वो एक साथ रुकती है, पैसेंजर्स टेंड टू फॉल फॉरवर्ड बिकॉज देयर बॉडी कंटिन्यू मूविंग एट द सेम स्पीड as the bus was moving before the brake was applied। उस ऑब्जेक्ट की या उस पैसेंजर की जो बॉडी है वो बस के साथ कंटिन्यू उस मोशन में रहना चाहेगी जिस मोशन में बस चल के आ रही है। इसी वजह से हम जब ब्रेक लगाई जाती है किसी भी बस की तो हम आगे की तरफ झुकते हैं। एक और अगर मैं दूसरे वे में बात करूं कि हमारी बॉडी के 2 पार्ट होते हैं, एक लोअर पार्ट एक अपर पार्ट। जब भी जो पार्ट हमारा किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में होता है, जैसे कोई बस है तो हमारा जो लोअर पार्ट है मतलब हमारे पैर है वो बस के साथ कांटेक्ट में है, जिसकी वजह से वो भी मोशन में। लेकिन जो हमारा अपर बॉडी पार्ट है वो रेस्ट में है और वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। लेकिन जैसे ही ब्रेक लगाई हमारे पैर क्या आ गए मोशन में, लेकिन हमारा अपर बॉडी पार्ट अब मोशन में ना रह के अब रेस्ट में ना रह के मोशन में आना चाहता है। इसकी वजह से हम आगे की तरफ गिरते हैं। ये होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कुछ एक एग्जांपल की। एग्जांपल है, इन अ कार एक्सीडेंट सीट बेल्ट help prevent passengers from flying forward due to inertia of motion। जब भी आपने देखा होगा जब हम कार में बैठते हैं तो हम क्या सीट बेल्ट लगाते हैं, लेकिन जैसे सडनली ब्रेक लगाए जाते हैं फिर एक्सीडेंट होता है तो सीट बेल्ट है वो हमें आगे ज़्यादा झुकने से बचाते हैं जिससे कि हमें इंजरी कम हो। इसीलिए किसी भी व्हीकल में जो सीट बेल्ट है वो प्रोवाइड की जाती हैं। अगला एग्जांपल देखें, लगेज आर यूजुअली टाइड विद द रोप ऑन द रूफ ऑफ द बस व्हेन द बस स्टॉप सडनली द लगेज कीप टू द बस मे फॉल फ्रॉम द रूफ ऑफ द बस ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, देयरफॉर इट इज एडवाइज्ड टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ द बस विद द रोप। किसी भी बस के ऊपर जो लगेज रखा जाता है उसको रस्सी के थ्रू बांधा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर बस सडनली चलना शुरू करती है तब भी और सडनली रुकती है तब भी जो लगेज है वो गिर सकता है। किसकी वजह से? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। इसीलिए जो लगेज होता है उसको बांधने की सलाह दी जाती है। ठीक है, ये था हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन का। बाकी अगर हम आगे बात करें इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है द
property of body by which the body resists any change in its direction of uniform motion until an external force is not applied on it। कोई भी बॉडी अपने आप अपनी डायरेक्शन चेंज करना नहीं चाहेगी, कोई भी बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज करना नहीं चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तब तक। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, पैसेंजर्स फील लाइक दे आर बीइंग थ्रो टू द साइड बिकॉज देयर बॉडी वांट टू कंटिन्यू मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। जैसे मतलब कि कोई भी पैसेंजर है, जब वो ऐसा फील करता है, कब, जब उसे किसी मोड़ पर जो व्हीकल है उसने टर्न लिया हो, क्या होता है, जो उसकी बॉडी होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में रहना चाहती है, लेकिन जब वो व्हीकल के अंदर बैठा और व्हीकल ने टर्न लिया तो उसकी बॉडी भी उस व्हीकल के साथ मूव करती है, लेकिन वो बॉडी उस स्ट्रेट लाइन को मेंटेन रखना चाहती है। इसी की वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम बाहर की तरफ गिरते हैं, इसी की वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम बाहर की तरफ गिरते हैं। ठीक है, ये था इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। इसके कुछ एक एग्जांपल और देखें हम, जैसे व्हेन अ स्टोन टाइड इन अ स्ट्रिंग इज व्रिल्ड इन द सर्कल एंड स्ट्रिंग ब्रेक। जब किसी भी पत्थर को किसी भी धागे या थ्रेड में बांधकर सर्कल में घुमाया जाता है और सडनली हम स्ट्रिंग को छोड़ दें, द स्टोन फ्लाई ऑफ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। दिस इज बिकॉज द स्टोन वाज फोर्स टू मूव इन अ सर्कल बाय द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। किस कारण से, कि जो फोर्स हम उस स्ट्रिंग पर लगा रहे हैं उसकी वजह से वो पत्थर एक सर्कल को या फिर एक सर्कुलर मोशन को मेंटेन रखना चाहता है, लेकिन जैसे ही हम उसे छोड़ते हैं तो वो स्ट्रिंग पर फोर्स ख़त्म हुआ और उस स्ट्रिंग पर फोर्स ख़त्म होने की वजह से वो पत्थर एक सीधे दिशा में चला जाता है, जिसको हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जब तक वो एक सर्कल में मूव कर रहा था तब तक उसके पास एक इनर्शिया था जो कि डायरेक्शन का था, लेकिन जैसे ही उस पर फोर्स हटाया या फिर कोई दूसरा फोर्स अप्लाई हुआ वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि कोई पत्थर उसको सर्कल में घुमाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आके हमने उस थ्रेड को छोड़ दिया। अब क्या करेगा, वो पत्थर एक सीधी डायरेक्शन में मूव करेगा, जो कि एक एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। ठीक है, सेकंड की अगर हम बात करें, सेकंड क्या है, व्हेन यू टर्न द हैंडल ऑफ द बाइसिकल यू आर अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बाइसिकल। जब भी किसी भी साइकिल के हैंडल को थोड़ा सा मोड़ा जाता है तो हम उस पर हैंडल पर कोई बाहरी फोर्स लगा रहे हैं जो कि उस साइकिल के स्ट्रेट लाइन पाथ को या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन को चेंज कर रहा है। ये था इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आगे अगर हम बात करें, आगे क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लग रहा। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। मैंने पिछली वीडियो में तुम्हें एक टॉपिक बताया था, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब सेकंड लॉ क्या कहता है कि उस मोमेंटम में चेंज, किसके रिस्पेक्ट में, उस मोमेंटम में चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो फोर्स हम उस ऑब्जेक्ट पर लगा रहे हैं, अब एक वर्ड आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या है कि मान के क्या, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है। इसका मतलब है कि अगर एक साइड
कोई क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रही है तो दूसरी साइड भी वो क्वांटिटी इंक्रीज़ करेगी। अगर एक साइड वो क्वांटिटी डिक्रीज़ कर रही है तो दूसरी साइड भी वो क्वांटिटी डिक्रीज़ होगी। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब अगर हम टॉपिक की बात करें न्यूटन सेकंड लॉ की, तो क्या है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो चेंज इन मोमेंटम है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। अगर हम आगे बात करें तो हमने क्या किया, कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m। हमने कोई एक बॉडी कंसीडर की जिसका मास स्मॉल m है, हैविंग एन इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u। द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी। ये था इनिशियल मोमेंट जिसे हमने p1 का नाम दिया। अब आगे क्या कह रहे हैं, सपोज ए फोर्स F एक्ट ऑन द बॉडी फॉर टाइम t एंड कॉज द फाइनल वेलोसिटी टू बिकम v। अब सेकंड केस में क्या हुआ कि मास तो सेम है लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, इनिशियल वेलोसिटी से वो फाइनल वेलोसिटी चेंज होगी। ये क्या, चेंज इन मोमेंटम। ये था चेंज इन मोमेंटम, जिसमें p1 इक्वल टू m इंटू यू एंड p2 इक्वल टू m इंटू वी आया। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कि नाउ द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज m v माइनस m p2 माइनस p1। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट का हम चेंज निकाल रहे हैं या फिर बोले कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन एक्सेलरेशन, तो वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या था mv और इनिशियल क्या था mu। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम और अपॉन में टाइम। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से m कॉमन लें तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v माइनस u अपॉन टी। क्या है, अब मास हमने कॉमन ले लिया, बट v अपॉन u इज चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। जो v अपॉन u है वो क्या है, वेलोसिटी में चेंज किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट। और जो वेलोसिटी में चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में उसको क्या कहते हैं हम, एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में तुम्हें बताया था। ठीक है, अगर हम v अपॉन यू v माइनस यू अपॉन टी की जगह हम एक्सेलरेशन लिखें और हमारे पास क्या है m डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है f के। जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास इनटू एक्सेलरेशन के। अब हम जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसका साइन को हटाएंगे, या फिर कहें कि हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है उसको हटाएंगे, तो क्या होगा कि उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के बाद f इक्वल टू x का कांस्टेंट आएगा k इंटू m इंटू a। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन और एक कांस्टेंट k। अगर हम k को 1 कंसीडर करें तो f इक्वल टू m इंटू a, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, विच इज नोन एज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। हमने पूरे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या किया, पहले कोई बॉडी कंसीडर करी जिसका मास m था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी। फिर क्या किया था, उसी बॉडी का मास m था लेकिन फाइनल वेलोसिटी v चेंज होगी। हमने क्या किया, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो f इक्वल टू m a। ये था न्यूटन का सेकेंड लॉ। ठीक है, ये पहला भी दूसरा भी जो दोनों लॉ हैं, और एक और लॉ होगा तीसरा। तीनों इम्पोर्टेंट है, इन्हें ढंग से याद कर लें क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल होंगे ये वो उनमें इक्वेशन ऑफ मोशन जो पहले चैप्टर में कराई थी मैंने वो, और न्यूटन का सेकंड लॉ यूज़ होगा। ठीक है भाई, अगर चैनल को ज़्यादा हमारे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।